जहूर खान, मालेगांव की खासतौर से अगर हम बात करते हैं और खासतौर से मालेगांव सेंट्रल की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है मालेगांव ये बुनकर नगरी है। यहां पर कपड़े का कारोबार होता है, हैंडलूम और पावरलूम एक तरह से जो है वही रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पावरलूम की सनत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके मसाइल बहुत ज्यादा रहते हैं। कई बार बड़े बड़े एहतजाज भी और प्रोटेस्ट भी लोगों ने किए, लेकिन उनके मसाइल जूं के तू रह जाते हैं। जी जी, बहुत सही कहा आपने। मालेगांव शहर में बरसों से यहाँ पे करीबन 1.5 लाख से ज्यादा पावरलूम है। ज्यादातर लोग 90% लोग जो है पावरलूम की सनत से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन पावरलूम सनत ने पिछले कई सालों में तरक्की नहीं की। किसी भी सियासी पार्टी ने इनके बारे में सोचा नहीं। बुनकर जो है वो बुनकर लगातार पसमानदा होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ लूम्स जो है पावरलूम जो है बेचने पे मजबूर है। कुछ लोगों ने कारखाने बंद कर दिए है। और दूसरा यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो एक केस दाखिल हुई थी उसकी एक तलवार जो लटक रही है साइजिंगों पे, प्लास्टिक की इंडस्ट्री पे और पावरलूम पे, ये मालेगांव शहर का एक अहम मसला बन गया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये फैसला कड़क आ जाता है तो मालेगांव शहर में बेरोजगारी बड़े पैमाने पे फैल जाएगी। बिल्कुल। और जहूर खान, हमने ये देखा कि पिछले सरकारों में जो नुमाइंदे यहां पर रहे हैं, जिन्होंने एक तरह से नुमाइंदगी मालेगांव की है, वो भी एक तरह से मसाइल हल नहीं कर पाए। चाहे मालेगांव में यहां पे जो बुनकर रहते हैं उनका सबसे ज्यादा जो इशू रहता है वो लाइट को लेकर एक बहुत ज्यादा इशू रहता है। यहां के धागे की कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां यहां के बुनकरों को रहती हैं। साइजिंग की बात आप जिसकी कर रहे थे उसे लेकर बहुत ज्यादा मसाइल रहते हैं। तो जो पुराने जो नुमाइंदे रह चुके हैं, जो नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो भी बहुत ज्यादा बुनकरों के मसाइल हल नहीं कर पाए। नहीं, बुनकरों के मसाइल यहाँ पे हमेशा से जैसे थे वैसे ही रहे हैं। हमेशा नुमाइंदों ने ये जताने की कोशिश की है कि हमने बुनकरों के मसाइल हल किए, लेकिन बुनकरों के मसाइल जो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे बुनकर जो सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशान होता है उसकी अहम वजह यह है कि हमारे शहर का, मालेगांव शहर का जो बुनकर है वो गरीब बुनकर है। और गरीब बुनकर होने की वजह से वो बैंक से जो लोन होता है या सरकारी जो स्कीमें होती है वो इंटरेस्ट की वजह से, ब्याज की वजह से उसकी तरफ नहीं जाता और वो अपने बलबूते पे ये इंडस्ट्री चलाता है। और हमारा ये मानना है कि काश्तकारी के बाद सबसे बड़ा अगर रोजगार देने का काम अगर कोई करता होगा तो वो पावरलूम इंडस्ट्री करती है, जो मालेगांव शहर में चलती, जो भिवंडी में चलती, जो इचलकरंजी में चलती। और इससे जुड़ा हुआ जो रोजगार है वो बड़े पैमाने पे लोगों को मिलता है काश्तकारी के बाद में। जहूर खान, मालेगांव की अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की हम एक तरह से बात करते हैं तो यहां पर हमने देखा कि क्योंकि मालेगांव सेंट्रल में खास तौर से मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और मुस्लिम वोटर्स का असर बहुत ज्यादा देखा जाता है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि इस बार MIM ने एंट्री की है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी अच्छा गढ़ माना जाता है, कांग्रेस और जनता दल का ये अच्छा एक तरह से गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा हमने देखा मालेगांव की सियासत में खासतौर से 2014 या 2011 की अगर हम सियासत में 2009 के इलेक्शन में हम जाते हैं जहूर खान, तो यहां पर मुत्तहिदा जो एक महाज बना था उसका भी काफी असर देखा जा रहा था। इस बार पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वो मालेगांव का क्या कुछ है? जी, मालेगांव की पॉलिटिकल सिचुएशन 2009 में जो है, 2014 में जो है, अलग अलग वक्त में अलग अलग इससे बदल गई। लेकिन साथी निहाल अहमद के इंतकाल के बाद में जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी जो है ये इसी सियासत के यहाँ पे अहम गढ़ रहे हैं। और कांग्रेस के जो आसिफ शेख है उनके, और यहाँ पे कारपोरेशन में जो इख्तिदार है वो कांग्रेस का है, MLA कांग्रेस के है। लेकिन फिर भी सियासत जो है, तहरीकी सियासत जो है वो जनता दल, MIM और मुफ्ती इस्माइल जो है इनके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र के मालेगांव के खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मसाइल बहुत ज्यादा हैं, नुमाइंदे भी हमेशा एक तरह से बदलते रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो यहाँ के मसाइल हैं वो मसाइल कम नहीं होते हैं, नुमाइंदगी जरूर बदलती है लेकिन मसाइल एक तरह से वो कम नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रहिए, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और मालेगांव की सियासत पर फिर बात करेंगे और आज की पोलिंग पर भी हम बात करेंगे। तो लगातार महाराष्ट्र की पोलिंग पर लगातार हम नजर बनाए हुए महाराष्ट्र के अकोला का सीधा हम रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे रिजवान खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान, अकोला के लोगों का क्या कुछ कहना है और कितना जोशो खरोश आज की वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है अकोला के लोगों में? जी, आज का जो अगर बात करें आज सुबह से ही, हालांकि यहाँ पर मौसम बड़ा खुशगवार है, हल्की हल्की कल से रात से ही बारिश होना शुरू हो गई थी,
जिसके बाद बावजूद इसके जो है तो लोगों में वोटिंग को लेके काफी जोश और खरोश दिखाई दे रहा है। लोग बड़े पैमाने पे जो है तो पोलिंग बूथ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि आमतौर पर लोग जो दिन में अपने काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए लोग जो है तो जाते हैं कि मॉर्निंग में ही सुबह के ही वक्त जो है तो ज्यादा से ज्यादा वो वोट कर ले, ताकि दिन भर अगर वो किसी वजह से काम में फंसे रहे तो उन्हें अपने वोट से महरूम न रहना पड़े। तो जहां तक जोश खरोश की बात है वो काफी ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ओवरऑल अगर वोटिंग की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि अकोला जिला में जो है तो 4 इंतखाबी हलके हैं, जिसमें से जो 2 बालापुर और अकोला मगरिब का जो इंतखाबी हलका है, इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की निगाह बनी हुई है। उसकी अहम वजह यह है कि चूंकि ये दोनों भी इलाके मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज माने जाते हैं और यहाँ से पहली बार एमआईएम के उम्मीदवार, बालापुर से पहली बार एमआईएम के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जिसके लिए यहाँ की जो सियासी समीकरण है वो बदले हुए है। और अगर अकोला मगरिब की बात करें तो वहाँ के जो सिटिंग एमएलए जो हमेशा रहे हैं वो बीजेपी के गोवर्धन शर्मा रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर यहाँ पर थोड़ा सा सियासी मामला अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर बीच में जो है तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था, तो उसके लिए भी काफी यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। एक सबसे अहम वजह यहाँ पर जो बीजेपी के अंदरूनी मामले को लेकर भी है कि जैसे यहाँ पे जो सेंट्रल मिनिस्टर है संजय धोत्रे, उनका एक ग्रुप माना जाता है और दूसरा जो रियासती वजीर है रंजीत पाटिल, तो ये दोनों ग्रुपों के दरमियान में जो है तो रस्साकसी चालू है, जो शुरू है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवार जो है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो जाति समीकरण और जात पात की बुनियाद पर वोटों की तकसीम होती है, जिसका खासा असर बीजेपी को इस बार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रिजवान, खासतौर से अकोला वेस्ट और ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार इन दोनों सीटों पर क्या कुछ जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, खासतौर से अकोला वेस्ट और ईस्ट की अगर हम बात करें? देखिए, इस बार जैसे कि मैंने कहा कि अकोला ईस्ट के अंदर जो है तो साजिद खान पठान को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसकी वजह से जो है तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि मोदी जी के आने से बीजेपी के जो लीडर है वो ये मान के चल रहा है कि उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसमें साजिद खान के लिए भी उस वक्त मुश्किलें बढ़ गई जब उनके एक जो सीनियर लीडर थे, जो अकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रह चुके थे भरगढ़ करके, उन्होंने जो है तो अचानक पार्टी छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी को ज्वाइन किया और उसके बाद में उसी से टिकट लेकर उसके प्रचार के लिए निकल पड़े। तो जो एक उम्मीद कांग्रेस लगा रही थी कि कुछ मुस्लिम्स और कुछ नॉन मुस्लिम्स के जो वोट है कंबाइन होकर शायद उनको जीत की उम्मीद थी, लेकिन मदन बड़गढ़ के पार्टी से निकलकर वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़े रहने के बाद जो है तो कांग्रेस के इस फैसले को झटका लगा है। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में अभी तक जो है तो वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहां पे जो सिटिंग एमएलए थे वहां पे बीजेपी की, उनकी मुसीबतें भी इस वक्त बढ़ गई है। उसकी सबसे अहम वजह ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम के बजाय यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया है और वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो इसमें जो नॉन मुस्लिम, खासकर जो मराठा और दीगर जातों का जो वोट बैंक है, उसके डिवाइड होने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसका सीधा फायदा जो है तो बहुजन वंचित आघाड़ी के जो उम्मीदवार है बदे उनको मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रिजवान, आप नजर बनाए रखिए और अपना वोट भी कास्ट कीजिए, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर आएंगे और अकोला की सियासत पर अभी और भी आज हम दिन भर बात करेंगे, महाराष्ट्र की सियासत पर। सीधे इस वक्त नागपुर हम चलेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत अहम है नागपुर की सियासत की, खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो नागपुर से इस वक्त हमारे नुमाइंदे रवि गुलकरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, नागपुर में क्या कुछ चुनावी मिजाज इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हलचल है आज की पोलिंग को लेकर नागपुर में? आज के पोलिंग को लेकर नागपुर में बड़ी हलचल है, ढोल नगाड़े बज रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है। मैं ये जो ढोल नगाड़े की बात कर रहा हूँ, ये उत्साह को लेकर कर रही, जो जोश है लोगों में, लोग निकल पड़े हैं। अभी सुबह 7 बजे सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यहाँ वोट कास्ट किया। नितिन गडकरी का हम इंतजार कर रहे हैं। बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु से गवर्नर है, नागपुर पहुंचे हैं,
उम्मीद है 9:30 बजे के आसपास उनका वोट कास्ट होगा। क्योंकि नागपुर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 साल से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी जीतते आ रहे हैं। अभी उनको उम्मीद है कि फिर तीसरे बार वो हैट्रिक करेंगे, एक हैट्रिक फिर उनकी हो जाएगी। लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि थोड़ा सा जो माहौल है, जो वायुमंडल है, पानी के असर है, थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह है। और उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि कोई जमाने में नागपुर ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अभी 12 के 12 सीटें जो नागपुर की हैं बीजेपी के खाते में है, और बीजेपी के लिए एक बड़ा संघर्ष यहाँ पे देखने मिलेगा, क्योंकि सीधी लड़ाई है, तिकोना संघर्ष कहीं नहीं है, 1-2 जगह छोड़ दिए तो नागपुर के लिए ये नितिन गडकरी और फडणवीस के लिए बड़ी अहम बनी हुई है नागपुर जिले की सभी 12 सीटें।